सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल क्रेजी जीके ट्रिक और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखिए हम केंद्रीय बजट 2020-21 को अच्छे से डिस्कस करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। आने वाली एग्जाम में आपको देखिए दो क्वेश्चन जो है बजट वाले सेक्शन से जरूर देखने को मिलेंगे। मैं आपको देखिए जितना बताऊंगा, अगर आपने उतना अच्छे से पढ़ लिया तो आपका बजट वाले सेक्शन से 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। सबसे पहले देखिए हम इस वीडियो में थ्योरी सेक्शन को अच्छे से समझेंगे। उसके बाद में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं। 44 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम टेस्ट में लास्ट में सॉल्व करेंगे। ओके, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा थ्योरी सेक्शन ध्यान से समझिएगा, तो बड़ी आसानी से आप जो है वो टेस्ट लगा पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो क्रेजी जीके ट्रिक का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर देखिए हमने ऑप्शन दे रखा है, वहां से आप इसका पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे। और भी जीके की पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन हमने वहां पर दे रखे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लेक्चर को शुरू करते हैं। बजट 2020-21 की बात करें तो फ्रेंड्स, लोकसभा में इसे किसने प्रस्तुत करा? निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर है वर्तमान में, उन्होंने इस बजट को पेश किया। निर्मला सीतारमण का बजट भाषण जो रहा, वो आजाद भारत का सबसे लंबा बजट भाषण रहा है, 2 घंटे 40 मिनट का। इससे पहले देखिए 2019 में निर्मला सीतारमण ने ही सबसे लंबा बजट भाषण दिया था, 2 घंटे 17 मिनट का। तो वो रिकॉर्ड जो है उन्होंने इस बार तोड़ दिया, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। बजट 2020-21 की थीम क्या थी? सबका साथ सबका विकास, ये इस बार की थीम थी। चलिए बजट के स्ट्रक्चर को पहले हम देख लेते हैं कि हम किस तरीके से इसको स्टडी करने वाले हैं, किस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए इस बजट को सरकार ने 3 बेसिक विषयों के आसपास रखा है। पहला, एस्पिरेशनल इंडिया, मतलब महत्वाकांक्षी भारत पर उन्होंने फोकस किया है। इसमें देखिए कृषि सिंचाई ग्रामीण विकास पर उन्होंने बल दिया है। स्वास्थ्य पानी स्वच्छता पर उन्होंने बल दिया है। एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट पर उन्होंने फोकस किया है। तो हर एक सेक्शन को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए सेकंड टॉपिक उन्होंने पकड़ा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सबका आर्थिक विकास हो, इस पर उन्होंने फोकस किया है। तो इसमें देखिए उन्होंने उद्योग व्यापार और निवेश पर बल दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया है, न्यू इकोनॉमी नई अर्थव्यवस्था की उन्होंने बात करी है। और देखिए तीसरा जो उनका सब्जेक्ट रहा है वो रहा है केयरिंग सोसाइटी, मतलब जिम्मेदार समाज बनाने हेतु उन्होंने ज़्यादा फोकस करा है। उसमें उन्होंने महिला बच्चे समेत सामाजिक कल्याण पर ज़्यादा बल दिया है, संस्कृति और पर्यटन पर फोकस किया है, और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। तो इन सभी को देखिए हम अच्छे से इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हर एक एक पॉइंट को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें देखिए कौन सी योजना उन्होंने स्टार्ट करी है, कितना फंड एलोकेट किया गया है, वो सभी चीज़ हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, फाइनेंस फील्ड की हम बात करेंगे। न्यू टैक्स स्लैब का ऑप्शन जो गवर्नमेंट ने अभी प्रोवाइड किया है, उसको हम अच्छे से पूरा डिस्कस करेंगे। उसके बाद लास्ट में बजट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से देखिए इस स्ट्रक्चर वाइज हम इसको स्टडी करेंगे। पूरा थ्योरी सेक्शन समझने के बाद में लास्ट में देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट आपको लगाना है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम एस्पिरेशनल इंडिया के तहत कृषि सिंचाई और ग्रामीण विकास की बात करते हैं। इस बजट में देखिए सरकार ने कृषि और सिंचाई के लिए, एग्रीकल्चर और इरिगेशन के लिए देखिए 1.6 लाख करोड़, और ग्रामीण विकास मतलब रूरल डेवलपमेंट के लिए 1.23 लाख करोड़ का आवंटन किया है। कुल मिलाकर 2.83 लाख करोड़ का आवंटन किया है। इसमें सरकार ने किसानों की आय को देखिए 2022 तक दुगना करने की बात कही। बजट में किसानों के लिए 16 सूत्रीय कार्यक्रम को लॉन्च किया गया, जिसके तहत किसानों के लिए किसान रेल और कृषि उड़ान की शुरुआत की जाएगी। काफ़ी अच्छा कदम है। किसान रेल को देखिए पीपीपी मॉडल के तहत चलाया जाएगा। इन किसान रेल में रेफ्रिजरेटेड डब्बे की मदद से जल्दी खराब होने वाले प्रोडक्ट जैसे कि फल सब्जियों, इन सबको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाएगा। आगे देखिए सरकार जो है वो पीएम कुसुम योजना का विस्तार कर रही है। उसके तहत देखिए 20 लाख किसानों को सोलर पंप लगाने में सरकार जो है वो मदद करेगी। साथ ही बंजर पड़ी भूमि को भी कृषि योग्य बनाएगी। सरकार ने एक उत्पाद एक जिले पर विशेष बल दिया है। आगे देखिए ग्रामीण विकास के अंतर्गत नाबार्ड के द्वारा गांवों में गोदाम और कोल्ड स्टोरेज बनाने में मदद की जाएगी। इस बजट में देखिए सरकार ने ऑर्गेनिक खेती पर काफी ज्यादा बल दिया है। 2021 तक सरकार ने 15 लाख करोड़ कृषि लोन बांटने का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया है। 2022-23 तक मछली उत्पादन का लक्ष्य जो है वो 20 लाख टन निर्धारित किया है। कितना? 20 लाख टन। ओके। साथ ही 2025 तक पशुओं में होने वाली एफएमडी रोग, फूट एंड माउथ डिसीज और ब्रूसेलोसिस बीमारी को समाप्त करने का लक्ष्य लिया गया है। फ्रेंड्स, ब्रूसेलोसिस बीमारी क्या होती है?
बजट में देखिए इसका नाम लिया गया है, तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। ये एक संक्रमित रोग है जो बैक्टीरिया के कारण होता है। ये बैक्टीरिया जो है जानवरों और मनुष्य दोनों को संक्रमित करते हैं। अगर कोई पशु बच्चे को जन्म दे रहा है, उस दौरान मदद करने वाले व्यक्ति का दस्तानों का ना पहनना रोग का प्रमुख कारण होता है। पशु रक्त के सीधे संपर्क में आने से भी ये बीमारी फैलती है। अनचाहे दूध, कच्चे मांस के सेवन से भी ये बीमारी फैलती है। तो ब्रुसेलोसिस बीमारी जो है, वो पशुओं में देखने को मिलती है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, 2025 तक भेड़-बकरियों में होने वाले पीपीआर रोग, पीपीआर डिसीज़ को खत्म करने का लक्ष्य जो है वो सरकार ने लिया है। पीपीआर रोग क्या होता है? इससे रिलेटेड देखिए हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पेस्टिडेस पेटिटस रूमिनेंट्स, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसे देखिए गोट प्लेग भी कहते हैं। ये एक देखिए भेड़-बकरियों में होने वाली भयंकर छूत बीमारी है। इसके संपर्क में आने के 7 दिनों के अंदर ही भेड़-बकरियों की मौत हो जाती है। तो पीपीआर रोग जो है, वो देखिए 2025 तक खत्म करने का सरकार ने लक्ष्य लिया है। साथ ही बजट में 2025 तक दूध उत्पादन को दुगना करने का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया गया है। अभी वर्तमान में भारत जो है 53 मिलियन मीट्रिक टन दूध उत्पादन करता है और लक्ष्य क्या लिया गया है? 108 मिलियन मीट्रिक टन दूध उत्पादन का लक्ष्य लिया है। ओके। साथ ही बजट में देखिए दीनदयाल अंत्योदय योजना का विस्तार करने पर फोकस किया गया है। ये योजना जो है बेसिकली गरीबी कम करने से संबंधित है। इस योजना के तहत स्किल ट्रेनिंग के माध्यम से ग्रामीण और शहरी गरीबी जो है वो कम की जा रही है। कब ये स्टार्ट हुई थी? 25 सितंबर 2014 को देखिए दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है वो शुरू हुई थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास वाले सेक्शन को अच्छे से डिस्कस करा। आगे देखिए सरकार ने महत्वाकांक्षी भारत बनाने हेतु स्वास्थ्य, पानी और स्वच्छता पर भी काफ़ी बल दिया है। तो इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। इस बजट में सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 69,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। कितना? 69,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, जिसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को 6,400 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है? ये एक बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित है, जिसके तहत अभी वर्तमान में 20,000 से ज़्यादा पैनलबद्ध अस्पताल हैं, जिन्हें बढ़ाने का लक्ष्य लिया गया है। इसका अभी देखिए फेज़ 2 और फेज़ 3 भी आने वाला है। इस हिसाब से इस योजना को 6,400 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया है, जिसके द्वारा और भी देखिए इसमें अस्पतालों की बढ़ोतरी की जाएगी। आगे देखिए 2025 तक टीबी को समाप्त करने हेतु सरकार ने टीबी हारेगा देश जीतेगा प्रोग्राम जो है वो शुरू किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। टीबी हारेगा देश जीतेगा प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट ने शुरू किया है 2025 तक टीबी को समाप्त करने के लिए। इंद्रधनुष योजना का देखिए सरकार जो है वो विस्तार कर रही है। 12 नई बीमारियों को भी इस योजना के तहत देखिए कवर किया जाएगा। सरकार ने इस बजट में स्वच्छता के क्षेत्र में 2020-2021 के लिए 12,300 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, जो पिछले साल 9,600 करोड़ था। तो देखिए फंड थोड़ा सा और इसमें इंक्रीज किया है। सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए वर्ष 2020-21 के लिए 11,500 करोड़ का आवंटन किया है। देखिए फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर साल के लिए उन्होंने 11,500 का आवंटन किया है। जल जीवन मिशन की देखिए घोषणा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से की थी, जिसके तहत पाइपलाइन के जरिए जल पूर्ति करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस मिशन का देखिए कुल बजट जो है वो कितना है? 3.6 लाख करोड़ रुपीज़ है। ठीक है। और पर्टिकुलर अगर हम बात करें 2020-2021 की, तो 11,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया है इस योजना को, जल जीवन मिशन को। आगे देखिए एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो इस बजट में 2020-2021 के लिए शिक्षा के क्षेत्र में 99,300 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। एजुकेशन का बजट कितना रखा है? 99,300 करोड़, लगभग लगभग 1 लाख करोड़ का आवंटन उन्होंने किया है। वर्ष 2020-2021 के लिए स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में 3,000 करोड़ का उन्होंने आवंटन किया है। साथ ही घोषणा की गई है कि जल्दी देश में नई शिक्षा नीति जो है वो गवर्नमेंट लेकर आएगी। ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम जो है वो भी शुरू किए जाएंगे। डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए जिला अस्पतालों से मेडिकल कॉलेज को जोड़ा जाएगा। बेहतर स्किल डेवलपमेंट कर शिक्षकों को, नर्सों को विदेश में नौकरी के लिए भेजा जाएगा। तो ये बेसिकली देखिए एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के सेक्शन में सरकार ने घोषणाएं करी हैं। आगे देखिए अब बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, जिसके तहत उद्योग, व्यापार और निवेश में वर्ष 2020-2021 के लिए सरकार ने 27,300 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। पीपीपी मॉडल के तहत राज्यों के साथ सहयोग कर सरकार ने 5 नई स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य जो है वो निर्धारित करा है। सरकार जो है
मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रिक उपकरण और सेमीकंडक्टर पैकेजिंग के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक नई स्कीम जो है वो जल्दी लेकर आने वाली है। 4 सालों के लिए देखिए गवर्नमेंट ने नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन जो है वो शुरू किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या है बेसिकली? विश्व स्तर पर भारत को टेक्निकल टेक्सटाइल में आगे लेकर जाना। अब टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होता है? देखिए इसको हम समझते हैं। इसको हिंदी में बोला जाता है तकनीकी कपड़ा। ये वो कपड़ा होता है जिसका उपयोग गाड़ियों में होता है, मेडिकल फील्ड में होता है, सेफ्टी क्लॉथ बनाने में होता है। ओके? तो वर्तमान में भारत जो है इस कपड़े को अमेरिका से देखिए इंपोर्ट करता है, अमेरिका से आयात करता है। ठीक है? बहुत बड़ी मात्रा में। तो सरकार का फोकस है कि इंडिया में देखिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बढ़ाई जाए। इसी उद्देश्य से सरकार ने देखिए 4 सालों के लिए नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन जो है वो शुरू किया है। अब समझ में आया होगा आपको? तो ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सरकार ने देश में देखिए निर्यात मतलब एक्सपोर्ट को बढ़ाने के उद्देश्य से निर्विक योजना जो है वो लॉन्च करी है। ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पूरे बजट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सरकार ने देश में निर्यात मतलब एक्सपोर्ट को बढ़ाने के उद्देश्य से निर्विक योजना जो है वो लॉन्च करी है। इसका उद्देश्य क्या है? छोटे एक्सपोर्टर जो हैं उनको क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो सरकार प्रोवाइड करेगी, कम प्रीमियम पर ज़्यादा बीमा जो है वो उपलब्ध कराएगी। सरकार जो है इस योजना के तहत 5 सालों में 30 लाख करोड़ का निर्यात करने का लक्ष्य जो है वो निर्धारित करती है। मतलब बस आपको इतना दिमाग में रखना है कि ये देश में निर्यात मतलब एक्सपोर्ट को बढ़ाने के उद्देश्य से योजना लॉन्च की गई है। ठीक है? निर्विक योजना। आगे देखिए फ्रेंड्स, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं जिस पे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस रहा। परिवहन संबंधी सुविधाओं के लिए देखिए वर्ष 2020-21 में सरकार ने 1.7 लाख करोड़ रुपीस का आवंटन किया है। साथ ही पावर एवं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने 22,000 करोड़ का आवंटन किया है। बजट के दौरान वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 31 दिसंबर 2019 को शुरू की गई नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना एनआईपी का भी जिक्र किया है, जिसके तहत उनका कहना है कि 103 लाख करोड़ की 6,500 परियोजनाओं पर काम जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा है। और ये परियोजनाएं जो है वो स्वच्छ ऊर्जा, साफ पानी, रेलवे स्टेशन, बस, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक, इन सब से जुड़ी हुई हैं। इस बजट में वित्त मंत्री ने 9,000 किलोमीटर लंबा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया है। 2,000 किलोमीटर लंबा कोस्टल कॉरिडोर बनाने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है। ध्यान रखिएगा, 9,000 किलोमीटर लंबा इकोनॉमिक कॉरिडोर, 2,000 किलोमीटर लंबा कोस्टल कॉरिडोर। ओके? 2024 तक 6,000 किलोमीटर हाईवे बनाने का लक्ष्य जो है वो सरकार ने निर्धारित किया है और 12 हाईवे प्रोजेक्ट्स को शुरू करने का जिक्र भी सरकार ने इसमें किया है। 2023 तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम पूरा करने का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया। साथ ही बेंगलुरु से चेन्नई तक एक्सप्रेस वे बनाने की सरकार ने घोषणा की है। कहाँ से कहाँ तक? बेंगलुरु से चेन्नई तक। ध्यान रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए रेलवे की बात करते हैं। तो रेलवे के क्षेत्र में सरकार ने 2020-2021 के लिए 72,216 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, जिसके तहत 27,000 किलोमीटर लंबी पटरियों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 150 तेजस जैसी प्राइवेट ट्रेन स्टार्ट करने का लक्ष्य लिया गया। उड़ान स्कीम के तहत 100 एयरपोर्ट बनाने का सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है। आगे देखिए फ्रेंड्स, स्मार्ट मीटरिंग की नई योजना जो है वो सरकार शुरू करने जा रही है। अगले 3 सालों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर जो है वो सरकार लेकर आएगी। नेशनल गैस ग्रिड को 16,200 किलोमीटर से बढ़ाकर 27,000 किलोमीटर करने का लक्ष्य जो है वो सरकार ने निर्धारित किया है। नेशनल गैस ग्रिड योजना के द्वारा सरकार जो है वो गैस पाइपलाइन बिछाने का काम कर रही है। ओके? तो नेशनल गैस ग्रिड को 16,200 किलोमीटर से बढ़ाकर 27,000 किलोमीटर करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आगे देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सरकार ने घोषणा करी है कि गुजरात स्थित गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय सराफा एक्सचेंज मतलब इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की स्थापना जो है वो की जाएगी। इससे भारत के सोने को बेहतर दाम मिलेगा, रोजगार भी बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय सराफा एक्सचेंज मतलब इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की स्थापना सरकार जो है वो करने जा रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखिए न्यू इकोनॉमी, नई अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर सरकार ने इस बजट में काफ़ी ज़्यादा फोकस किया। चलिए देखते हैं उसको। सरकार ने देश में नए डेटा सेंटर पार्क बनाने हेतु नीति जल्दी प्रस्तुत करने की बात कही है। डेटा सेंटर पार्क क्या होते हैं? बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं वो अपने डेटा को डेटा सेंटर पार्क में सुरक्षित रखती हैं। जैसे कि यूट्यूब हुई, ठीक है, अमेजोन हुई। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं इनके पास में बहुत सारा डेटा होता है। वो डेटा को सुरक्षित कहाँ पे रखती हैं? डेटा सेंटर पार्क में रखती हैं, जहाँ पर कंपनियों के बड़े बड़े सर्वर रखे होते हैं। तो बढ़ते ऑनलाइन बिजनेस को देखते हुए गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि देश में नए डेटा सेंटर पार्क जो है वो बनाए जाएंगे।
वर्ष 2020-21 में भारत नेट कार्यक्रम को 6,000 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए गए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? 1 लाख ग्राम पंचायतों को इंटरनेट नेटवर्क से कनेक्ट करना। ठीक है फ्रेंड्स? तो भारत नेट कार्यक्रम को देखिए 6,000 करोड़ आवंटित किए गए। बजट 2020-21 में क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए देखिए गवर्नमेंट ने 8,000 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या होती है? चलिए हम इसको समझ लेते हैं। एक ऐसी टेक्निक होती है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी कहीं आगे। इसके तहत बड़े बड़े डेटा या फिर बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन को बहुत ही कम समय में प्रोसेस किया जा सकता है, जिसे वर्तमान की जो डिवाइस है वो प्रोसेस करने में कई साल लगा देगी। उसी डेटा को या इंफॉर्मेशन को बहुत ही कम समय में प्रोसेस किया जा सकता है क्वांटम टेक्नोलॉजी के द्वारा। ओके। अगर बात करें कि क्वांटम टेक्नोलॉजी यूज़ कहाँ पर होगी, तो ट्रांसपोर्ट जैसे कामों को देखिए आसान किया जा सकता है इसके द्वारा। शहरों का मैनेजमेंट भी आसान किया जा सकता है क्वांटम टेक्नोलॉजी के द्वारा। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्वांटम टेक्नोलॉजी पर फोकस किया है। इसके लिए 8,000 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, बजट में सरकार ने केयरिंग सोसाइटी के विषय के अंतर्गत महिला, बच्चों एवं समाज कल्याण पर ज़्यादा फोकस किया है। इसमें सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान पोषण संबंधी कार्यक्रम के लिए, न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रोग्राम्स के लिए 35,600 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। कितना? 35,600 करोड़ रुपीस का। प्रधानमंत्री ने 2017-18 के दौरान माताओं, बच्चों, गर्भवती महिलाओं की पोषात्मक स्थिति में सुधार के लिए पोषण अभियान जो है वो शुरू किया था। उसी में देखिए थोड़ा विस्तार किया गया। प्रोग्राम्स के लिए 35,600 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। साथ ही एससी ओबीसी वर्ग के विकास कल्याण के लिए 85,000 करोड़ और एसटी वर्ग के विकास कल्याण के लिए 53,700 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, बजट प्रस्तुत करते समय निर्मला सीतारमण ने 1929 शारदा एक्ट की बात कही। इसके तहत देखिए 1978 में महिलाओं के विवाह की आयु 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। कब की गई थी? 1978 में। ओके। तो ये बजट में देखिए शारदा एक्ट की बात कही थी, तो ये ध्यान रखिएगा आप पॉइंट। इसके बाद देखिए सरकार ने संस्कृति और पर्यटन पे भी काफ़ी फोकस किया। इसके तहत सरकार जो है भारत में भारतीय विरासत संरक्षण संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कंजर्वेशन की स्थापना करेगी। 5 पुरातात्विक स्थलों को आइकॉनिक स्थलों में कन्वर्ट किया जाएगा। कौन कौन से? राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में स्थित है, हस्तिनापुर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, शिव सागर जो कि असम में स्थित है, धोलावीर जो कि गुजरात में स्थित है, अदिचनलूर जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, तो ये 5 पुरातात्विक स्थलों को आइकॉनिक प्लेस में कन्वर्ट किया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने ये फैसला लिया है। इसमें देखिए सरकार जो है रांची में जनजाति संग्रहालय की स्थापना करेगी और लोथल जो कि गुजरात में स्थित है वहां पर समुद्री संग्रहालय की स्थापना करेगी। लोथल जो है ये हड़प्पा युग का एक बंदरगाह है। वहां पर देखिए गवर्नमेंट जो है वो समुद्री संग्रहालय की स्थापना करेगी। तो ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों ध्यान रखिएगा। रांची में जनजाति संग्रहालय और लोथल जो कि गुजरात में स्थित है वहां पर समुद्री संग्रहालय की स्थापना करेगी। ओके। सरकार ने देखिए पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2020-21 के लिए 2500 करोड़ का आवंटन किया है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखिएगा, वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत करते दौरान यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक की बात करी, जिसमें भारत की 2014 में रैंकिंग क्या थी? 65वीं थी, 65, जो कि 2019 में कितनी हो गई है? 34th हो गई है, 34वीं रैंक हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए ये। आगे देखिए केयरिंग सोसाइटी में ही पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सरकार ने 4,400 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने अच्छे से पूरा इसको डिस्कस करा। इसके बाद देखिए बात करते हैं वित्तीय क्षेत्र फाइनेंस फील्ड की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। वर्तमान में भारत जो है वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्तमान में भारत देखिए 2.9 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी वाला देश है और सरकार का कहना है कि जल्दी हम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने के लक्ष्य को पूरा करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए 10% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ का लक्ष्य निर्धारित किया है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर नॉमिनल वर्ड जो है उसको हमको ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर रियल जीडीपी ग्रोथ की बात नहीं की गई है, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ की बात की गई है। ओके। इसके अंदर देखिए इन्फ्लेशन जो होता है, महंगाई दर जो होती है वो इंक्लूड होता है, जो कि 4%। तो मतलब गवर्नमेंट जो है वो 6% के आसपास जीडीपी रखने की बात कर रही है, अगर रियल जीडीपी ग्रोथ की बात करें।
यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ की बात की गई है, मतलब इसके अंदर इन्फ्लेशन महंगाई दर जो है वो इंक्लूड है 4% के आसपास की। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज़ को देखिए समझिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे देखिए राजकोषीय घाटे की बात करते हैं, तो वर्ष 2019-20 में सरकार का राजकोषीय घाटा कितना रहा? 3.8% रहा है। लक्ष्य कितना लिया था गवर्नमेंट ने? 3.3% लिया था। ओके, वर्ष 2020-21 में सरकार ने अनुमानित राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जो है वो कितना लिया है? 3.5% लिया है। ठीक है, 2020-21 के लिए कितना लिया है? 3.5% लिया है। वर्तमान में देखिए कितना रहा है अभी? 3.8% जो है 2019-20 में राजकोषीय घाटा रहा है। फिस्कल डेफिसिट जो रहा है वो कितना रहा है? 3.8 रहा है अभी। और अगले साल के लिए देखिए लक्ष्य लिया गया है 3.5% का। आगे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2020-21 के लिए सरकार की कुल अनुमानित आय जो है, इनकम जो है, वो कितनी है? 22.46 लाख करोड़ रुपीज़ है। कितना? 22.46 लाख करोड़ रुपीज़। और सरकार जो है वो कितना खर्च करने वाली है? 30.42 लाख करोड़ रुपीज़ जो है सरकार खर्च करने वाली है। इसमें सरकार जो है बाजार से 5.36 लाख करोड़ रुपीज़ जो है वो बोरो करेगी, उधार लेगी। क्लियर हुआ? अनुमानित आय कितनी है? 22.46 लाख करोड़, और सरकार खर्च कितने करने वाली है? 30.42 लाख करोड़ रुपीज़ खर्च करने वाली है। मार्केट से बोरो करेगी 5.3 लाख करोड़ रुपीज़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस को सरकार ने 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 5 लाख कर दिया है। मतलब अगर कोई बैंक दिवालिया होता है, डूबता है, तो पहले आपको आपकी रखी पूंजी का मैक्सिमम 1 लाख रुपए ही मिलता था। अब वो कितना मिलेगा? 5 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है, मान लो कि आपके बैंक में पैसे रखे हैं 10 लाख रुपए, और बैंक जो है वो डूब जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो पहले की कंडीशन में आपको 1 लाख मिलता। अब नए रूल के हिसाब से कितना मिलेगा? 5 लाख रुपए मिलेगा। तो समझ में आया आपको? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सरकार ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। एलटीसीजी टैक्स और एसटीसीजी टैक्स में कोई भी बदलाव नहीं किया है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। क्या होता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स? देखिए कोई कंपनी है, उसके बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं। कंपनी अगर प्रॉफिट करती है तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है अपने शेयर होल्डर्स को देती है डिविडेंड के फॉर्म में। तो जब वो डिविडेंड देती थी तब उसे सरकार को कुछ टैक्स देना होता था, उसी को बोला जाता था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। उसको सरकार ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, डीडीटी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, सरकार ने पैसों की अधिक आवश्यकता के चलते आईडीबीआई बैंक में जो सरकार की हिस्सेदारी है उसे खत्म करने का फैसला लिया है। अभी वर्तमान में आईडीबीआई बैंक में सरकार का जो परसेंटेज है वो कितना है? 46.46% जो है वो सरकार की हिस्सेदारी है उसके अंदर। अपनी हिस्सेदारी खत्म करने का सरकार ने फैसला लिया है। सरकार जो है वो एलआईसी में भी देखिए कुछ हिस्सा जो है वो बेचने जा रही है। जल्दी एलआईसी का आईपीओ जो है वो हमको देखने को मिलेगा। जैसे कुछ समय पहले आईआरसीटीसी का आईपीओ निकला था, वैसे ही एलआईसी का जो है आईपीओ हमको देखने को मिलेगा। सरकार ने कॉर्पोरेट बॉन्ड में एनआरआई की सीमा को 9% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 15% कर दिया है। आगे देखिए फ्रेंड्स, इस पूरे लेक्चर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सरकार ने इस बजट में सभी को ऑप्शनल टैक्स स्लैब जो है वो प्रोवाइड करी है। चलिए उसे अच्छे से समझ लेते हैं। वर्तमान में देखिए जो टैक्स स्लैब है वो तो एज इट इज़ वर्क करेगी, साथ ही गवर्नमेंट ने नई ऑप्शनल टैक्स स्लैब जो है वो भी प्रोवाइड करी है। पहले की देखिए टैक्स स्लैब क्या थी, हम उसको भी देख लेते हैं। पहले पहले अगर कोई व्यक्ति 2.5 लाख रुपए की सालाना इनकम करता है तो उसे देखिए कोई भी टैक्स नहीं देना होता था। वहाँ पर देखिए जो रेट थी वो क्या थी? ज़ीरो थी। अगर कोई व्यक्ति 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम करता था तो उसे पहले 5% टैक्स देना होता था। उस पर देखिए गवर्नमेंट जो है वो रिबेट देती है अंडर सेक्शन 87A के तहत। तो 5 लाख तक की सालाना इनकम पर कोई भी टैक्स जो है वो नहीं देना होता था। क्लियर? 5 लाख से लेकर 10 लाख तक की सालाना इनकम पर टैक्स रेट जो था वो कितना था? 20% था। ओके, और 10 लाख से ऊपर तक की सालाना इनकम पर टैक्स रेट जो था वो कितना था? 30% था। अब जो नई टैक्स स्लैब गवर्नमेंट लेके आई है वो क्या है उसको हम देख लेते हैं। 2.5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं, एज इट इज़ बिल्कुल। 5 लाख तक की सालाना इनकम पर देखिए 5% टैक्स, उस पर भी गवर्नमेंट रिबेट दे रही है अंडर सेक्शन 87A के तहत, तो कोई भी टैक्स नहीं लगता है। उसके बाद देखिए 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक की अगर किसी व्यक्ति की सालाना इनकम है
तो उसके लिए देखिए न्यू रेट जो रखी गई है टैक्स की वो कितनी रखी गई है, 10% रखी गई है। ओके, 7.5 लाख से अगर 10 लाख तक की सालाना इनकम है अगर किसी व्यक्ति की, तो उसके लिए जो नई टैक्स रेट रखी गई है वो कितनी रखी गई है, 15% रखी गई है। अगर कोई व्यक्ति 10 लाख से 12.5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम करता है, तो उसके लिए नई टैक्स रेट जो है वो कितनी है, 20% है। अगर किसी व्यक्ति की 12.5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक की सालाना इनकम है, तो उसके लिए देखिए टैक्स रेट क्या रखी गई, 25% रखी गई है। और 15 लाख रुपए से ज़्यादा अगर किसी व्यक्ति की सालाना इनकम है, तो उसके लिए देखिए टैक्स रेट जो होगी वो कितनी होगी, 30% होगी। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? तो ये पुरानी टैक्स स्लैब और नई टैक्स स्लैब हमने अच्छे से डिस्कस करी है। गवर्नमेंट ने देखिए दोनों टैक्स स्लैब के ऑप्शन जो है वो पब्लिक को प्रोवाइड करे हैं। जिसको अगर पुराने तरीके से भरना है तो वो भर सकता है, जिसको नए तरीके से देखिए अगर न्यू रेट के साथ में भरना है तो वो भर सकता है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया पूरा? एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति नई टैक्स स्लैब में जाएगा तो उसे कोई भी टैक्स छूट जो है वो नहीं दी जाएगी। 80C 80D के तहत जो टैक्स छूट दी जाती थी उसका लाभ जो है वो नहीं ले पाएगा। ठीक है, डायरेक्ट उसको जो रेट है उसके अकॉर्डिंग उसको टैक्स जो होगा वो भरना पड़ेगा। कोई भी टैक्स छूट जो होगी वो नहीं मिलेगी। पर अगर पुराने रेट के अकॉर्डिंग अगर वो टैक्स भरता है तो उसमें वो टैक्स छूट जो है वो ले सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पूरा समझ में आया होगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं बजट से रिलेटेड। सरकार जो है वो नौकरियों के लिए देश में एनआरए मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना करेगी। देखिए इसका उद्देश्य क्या है, एग्जाम स्ट्रक्चर को सिस्टमेटिक करना। अब एक ही पोस्ट है, उसकी दो दो तीन तीन एग्जाम कराने से कोई सेंस नहीं है, उसकी एक ही एग्जाम करवाना, युवाओं के मेहनत पैसे और समय की बचत करना, ये बेसिकली नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का उद्देश्य होगा। साथ ही गवर्नमेंट ने हर जिले में परीक्षा केंद्र स्थापित करने की भी घोषणा की है। भारत जो है 2022 में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ बनाएगा, तो इसकी तैयारी के लिए सरकार ने 100 करोड़ का आवंटन किया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के विकास के लिए फंड जो है गवर्नमेंट ने अलोकेट कराए। जम्मू कश्मीर को 30,757 करोड़ और लद्दाख को 5,958 करोड़ का फंड जो है वो अलोकेट किया है। आगे देखिए, सरकार के द्वारा आधार के जरिए तुरंत पैन कार्ड मिलने की व्यवस्था जो है वो की गई है। सरकार ने देखिए बजट में कारोबारियों के लिए ऑडिट थ्रेशोल्ड को 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया है। मतलब एमएसएमई, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस सेक्टर के जो रिटेलर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं या फिर ट्रेडर्स हैं, उन्हें वर्तमान में 1 करोड़ से ज़्यादा के टर्नओवर पर ऑडिट कराना पड़ता है। अपने बिजनेस में अगर वो 1 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर करते हैं तो उन्हें ऑडिट कराना पड़ता है, सरकार को लेखा जोखा देना पड़ता है। अब देखिए उसकी लिमिट बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी गई है। मतलब बिजनेस में अगर वो 5 करोड़ तक का अगर टर्नओवर कर रहा है तब भी उसे ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं होगी। 5 करोड़ से ज़्यादा का अगर उसका टर्नओवर है तो ही उसे ऑडिट कराने की ज़रूरत होगी, मतलब सरकार को लेखा जोखा देना होगा। क्लियर? इसमें देखिए गवर्नमेंट की एक ही शर्त है बस, कि 5% से ज़्यादा का कैश ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। पूरा जो बिजनेस का सेटलमेंट है वो अकाउंट टू अकाउंट करना होगा। मतलब ऑनलाइन देखिए ट्रांजैक्शन को ज़्यादा उन्होंने फोकस किया है। तो ध्यान रखिएगा, ऑडिट थ्रेशोल्ड को 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया है। बजट में टैक्स विवादों को निपटाने के लिए सरकार ने विवाद से विश्वास एक नई योजना जो है वो शुरू करी है। इस योजना के द्वारा डायरेक्ट टैक्स पेयर से रिलेटेड जो भी विवादित मामले हैं उन्हें निपटाया जाएगा। ओके, सरकार ने बजट प्रस्तुत करते हुए देखिए बताया कि 2014 से 2019 के दौरान जो एवरेज जीडीपी ग्रोथ रही है वो कितनी रही है, 7.4% रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2014 से लेकर 2019 तक जो एवरेज जीडीपी ग्रोथ रही है भारत की वो कितनी रही है, 7.4% रही है। आगे देखिए सरकार ने एफडीआई की बात करी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है 2009 से 14 के बीच में कितना रहा था, 190 अरब डॉलर था, जो कि 2014 से 2019 में बढ़कर कितना हो गया, 284 अरब डॉलर हो गया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ा है। तो ये सरकार ने देखिए कुछ उपलब्धि अपनी बताई है। सरकार जो है 1 अप्रैल 2020 से जीएसटी रिटर्न भरने की प्रक्रिया को आसान करेगी। वर्ष 2020-21 में रक्षा बजट जो है वो कितना रखा है सरकार ने, 3.37 लाख करोड़ रखा है, जो कि पिछले साल कितना था, 3.18 लाख करोड़ रुपीस था। इस बार देखिए रक्षा बजट में 6% की वृद्धि देखने को मिली है। ध्यान रखिएगा, रक्षा बजट 3.37 लाख करोड़। प्रमुख योजनाओं की देखिए फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि किसको कितना आवंटन किया गया। बहुत सारी योजनाएं, बट कुछ सिलेक्टेड 4 से 5 आपको दिमाग में रखनी है। सबसे पहली पीएम किसान योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना।
देखिए, इसको 2020-21 में 75,000 करोड़ का आवंटन किया है। पिछले साल कितना किया गया था? 54,000 करोड़ किया गया था। इस बार इसमें 75,000 करोड़ का आवंटन किया है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को वर्ष 2020-21 में 6,020 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो कि पिछली बार कितना था? 4,733 करोड़ के आसपास था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को वर्ष 2020-21 में 19,500 करोड़ का आवंटन किया गया है। पिछली बार कितना था? 14,070 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना को देखिए, 2020-21 में 27,500 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो कि पिछली बार कितना था? 25,328 करोड़ था। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को वर्ष 2020-21 में 6,429 करोड़ का आवंटन किया गया है। पिछली बार कितना किया गया था? इसको देखिए, 3,314 करोड़ का आवंटन किया गया था। अब देखिए, आंकड़े याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसमें आप एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, पीएम किसान योजना का, उसे 75,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। ठीक है, वर्ष 2020-21 के लिए। लास्ट में देखिए, हम सरकार की आय और व्यय को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर टेस्ट की तरफ चलेंगे। तो फ्रेंड्स, सरकार की अगर हम देखिए आय की बात करते हैं, इनकम की बात करते हैं, तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा इनकम जो सरकार को होती है वो कहाँ से हो रही है? 20% सरकार की इनकम आ रही है बोरोइंग से एंड अदर लाइबिलिटीज से, मतलब उधार और अन्य देयताएं से गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा आय जो है वो प्राप्त होती है, 20%। उसके बाद देखिए, कॉर्पोरेट टैक्स से गवर्नमेंट को 18% और जीएसटी से भी 18% की आय जो है वो होती है। तो ये तीनों चीज़ें ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये गवर्नमेंट की इनकम हमने डिस्कस करी। अब देखिए, सरकार के खर्चे की बात कर लेते हैं। तो केंद्र सरकार के पास में जो टैक्स और ड्यूटीज़ का जो पैसा आता है, उसमें देखिए राज्यों का भी हिस्सा होता है, तो राज्यों का हिस्सा उनको देना पड़ता है। तो देखिए 20% पैसा जो है वो राज्यों को चला जाता है। तो ये आपको क्लियर हुआ। सबसे ज़्यादा देखिए जो खर्चा होता है केंद्र सरकार का, वो यहाँ पर होता है स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़। 20% हिस्सा जो है यहाँ पर सरकार का खर्च होता है। इसके बाद देखिए 18% पैसा जो गवर्नमेंट का है वो इंटरेस्ट में चला जाता है, ब्याज में चला जाता है। हमने डिस्कस करा था, गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा इनकम जो है वो कहाँ से ले रखी है? बोरो कर रखा है, उधार ले रखा है, तो उसका ब्याज आ रहा होगा। तो वो ब्याज में देखिए 18% हिस्सा जो है वो चला जाता है। इसके बाद देखिए डिफेंस में कितना जाता है? 8% जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट देखिए हमने पॉइंट डिस्कस करे हैं इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए पूरे बजट का हमारा थ्योरी सेक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपने बड़ी ध्यान से सुना होगा। चलिए अब हम टेस्ट की ओर चलते हैं और बजट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 के लिए केंद्रीय बजट को लोकसभा में किसने प्रस्तुत किया? तो देखिए फ्रेंड्स, बजट को किसने प्रस्तुत करा था? भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। केंद्रीय बजट 2020-21 की थीम थी, तो 2020-21 केंद्रीय बजट की थीम क्या थी? सबका साथ सबका विकास। वर्तमान में भारत का विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में स्थान है। तो देखिए कौन सा स्थान है? 5वें स्थान पर आता है भारत। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है भारत। बजट 2020-21 में कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? किसानों के लिए 16 सूत्रीय कार्यक्रम लॉन्च किया गया, बिल्कुल सही। कृषि सिंचाई के लिए 1.6 लाख करोड़ का आवंटन किया गया, बिल्कुल सही। 2021 तक 15 लाख करोड़ कृषि लोन बांटने का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया गया, बिल्कुल सही। तो उपयुक्त सभी कथन जो है वो बिल्कुल सही होंगे। ब्रुसेलोसिस रोग किन जानवरों में देखने को मिलता है? ब्रुसेलोसिस रोग जो है वो पशुओं में देखने को मिलता है, तो यहाँ पर सी आंसर। बजट 2020-21 में भेड़ बकरियों में होने वाले पीपीआर रोग को 2025 तक खत्म करने का लक्ष्य लिया गया। पीपीआर का पूरा नाम है, तो फ्रेंड्स पीपीआर रोग का देखिए पूरा नाम क्या है? पेस्टिडेस पेटिटस रूमिनेंट्स। यहाँ पर ए आंसर जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। सरकार ने बजट में दूध उत्पादन को 2025 तक कितना गुना करने का लक्ष्य लिया है? तो दूध उत्पादन को देखिए 2025 तक कितना गुना करने का लक्ष्य लिया है? दुगना करने का लक्ष्य लिया है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना को वर्ष 2020-21 के बजट में 10,000 करोड़ का आवंटन किया गया। यह योजना शुरू की गई थी। तो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना जो है वो कब शुरू की गई थी फ्रेंड्स? 25 सितंबर 2014 में। तो यहाँ पर ए आंसर सही होगा। 25 सितंबर 2014 को दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना जो है वो लॉन्च की गई थी, शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करने के उद्देश्य से। वर्ष 2020-21 के बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितने करोड़ का आवंटन किया गया?
कितने करोड़ का आवंटन किया गया? 69,000 करोड़ का आवंटन किया गया स्वास्थ्य के क्षेत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सरकार ने टीबी को 2025 तक खत्म करने के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू किया है? तो टीबी को देखिए 2025 तक खत्म करने के लिए सरकार ने टीबी हारेगा देश जीतेगा प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है। वर्ष 2020-21 के लिए बजट में स्वच्छ भारत मिशन को कितने करोड़ का आवंटन किया गया है? देखिए फ्रेंड्स, स्वच्छ भारत मिशन को 12,300 करोड़ का आवंटन किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2020-21 के लिए बजट में जल जीवन मिशन को कितने करोड़ का आवंटन किया गया है? जल जीवन मिशन को देखिए कितने करोड़ का आवंटन किया गया है? 11,500 करोड़ का। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए यहाँ पर हमारा सी आंसर सही होगा और जल जीवन मिशन की बात करें तो डी आंसर सही होगा, 11,500 करोड़। क्लियर? केंद्रीय बजट 2020-21 में पीपीपी मॉडल के तहत कितनी नई स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य केंद्र सरकार ने लिया है? कितनी नई स्मार्ट सिटी बनाने का? 5 नई स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य लिया है। विश्व स्तर पर भारत को तकनीकी कपड़े के विकास में आगे लेकर आने हेतु नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन कितने वर्षों के लिए शुरू किया गया है? तो कितने वर्षों के लिए शुरू किया गया है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन? 4 वर्षों के लिए, बी आंसर। सरकार ने निर्विक योजना शुरू की जिसका संबंध है, निर्विक योजना का संबंध किससे है? एक्सपोर्ट बढ़ाने से है, निर्यात बढ़ाने से संबंधित है ये। मतलब छोटे जो एक्सपोर्टर है उनको क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। निर्विक योजना निर्यात बढ़ाने से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार कौन सा कथन असत्य है? सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए 9,000 किलोमीटर लंबा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का लक्ष्य लिया। बिल्कुल सही है ये तो। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के काम को 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य लिया। ये भी बिल्कुल सही है। 2024 तक 6,000 किलोमीटर हाईवे बनाने का लक्ष्य लिया गया। बिल्कुल सही। बेंगलुरु से कोलकाता तक एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की गई। देखिए ये पॉइंट असत्य है। बेंगलुरु से चेन्नई तक एक्सप्रेसवे बनाने की सरकार ने घोषणा करी है, कोलकाता तक नहीं करी है। ठीक है, तो ये डी आंसर जो है वो बिल्कुल असत्य है। केंद्रीय बजट 2020-21 में रेल क्षेत्र के संदर्भ में सही कथन है। रेल क्षेत्र के लिए कुल 72,216 करोड़ का आवंटन किया गया। बिल्कुल सही है। 27,000 किलोमीटर लंबी पटरियों का विद्युतीकरण का लक्ष्य लिया गया। बिल्कुल सही। 150 निजी ट्रेन चलाने का लक्ष्य लिया गया है, तेजस जैसी। बिल्कुल सही। उपयुक्त सभी कथन जो है वो बिल्कुल सही है, डी आंसर। केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार उड़ान स्कीम के तहत कितने एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य जो है वो लिया गया है? कितने एयरपोर्ट बनाने का? 100 एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बजट 2020-21 के अनुसार इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की स्थापना कहां पर की जाएगी? तो कहां पर की जाएगी? देखिए गुजरात स्थित गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की स्थापना की जाएगी। वर्ष 2020-21 में भारत नेट कार्यक्रम को 6,000 करोड़ का आवंटन किया। इसके तहत कितने ग्राम पंचायतों को इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ा जाएगा? कितनी ग्राम पंचायतों को? 1,00,000 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ा जाएगा इस कार्यक्रम के थ्रू, बी आंसर। बजट 2020-21 में क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए कितने करोड़ का आवंटन किया गया? तो क्वांटम टेक्नोलॉजी हमने अच्छे से डिस्कस करी थी। कितने करोड़ का आवंटन किया गया क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए? 8,000 करोड़ का। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 1929 शारदा एक्ट के तहत किस वर्ष से महिलाओं के विवाह की आयु को 15 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया? किस वर्ष किया गया? 1978 से। तो देखिए ए आंसर यहाँ पर सही होगा। भारत सरकार इनमें से किस पुरातात्विक स्थान को आइकॉनिक स्थान में परिवर्तित नहीं करेगी? तो बजट में देखिए 5 स्थानों की सरकार ने बात करी। राखीगढ़ी को बिल्कुल करेगी। हस्तिनापुर को भी देखिए आइकॉनिक स्थान में परिवर्तित करने की बात करी है। धोलावीर जो कि देखिए गुजरात में स्थित है, इसको भी देखिए आइकॉनिक स्थान बनाने की बात करी है। द्वारका को, डी आंसर जो होगा वो यहाँ पर सही होगा। द्वारका को देखिए आइकॉनिक स्थान में परिवर्तित करने की बात सरकार ने नहीं करी है। राखीगढ़ी की करी है, हस्तिनापुर की करी है, धोलावीर की करी है, शिव सागर की करी है जो कि असम में स्थित है, और अदिचनलूर की बात करी है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। भारत सरकार जनजातीय संग्रहालय की स्थापना किस स्थान पर करेगी? जनजातीय संग्रहालय की स्थापना कहां पर करेगी? देखिए झारखंड स्थित रांची में, बी आंसर। भारत सरकार समुद्री संग्रहालय की स्थापना किस स्थान पर करेगी? समुद्री संग्रहालय की स्थापना कहां पर करेगी? देखिए गुजरात स्थित लोथल में समुद्री संग्रहालय की स्थापना जो है वो सरकार करेगी। वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र सरकार ने कितने प्रतिशत नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ का लक्ष्य निर्धारित किया है?
कितने प्रतिशत नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ का लक्ष्य निर्धारित करा है? 10%। वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत का राजकोषीय घाटा रहा है। देखिए 2019-20 में जो गवर्नमेंट ने टारगेट लिया था वो कितना लिया था? 3.3% का टारगेट लिया था। और राजकोषीय घाटा कितना हुआ है? फिजिकल डेफिसिट कितना हुआ है? 3.8% हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वित्त वर्ष 2020 और 21 के लिए देखिए जो फिजिकल डेफिसिट निर्धारित कराएं अनुमानित है वो कितना है? 3.5% है। क्लियर? तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए बी आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा निर्धारित किया गया। 2020-21 के लिए अभी हमने डिस्कस करा 3.5, ये आंसर। भारत सरकार को जीएसटी से कितनी प्रतिशत आय प्राप्त होती है? भारत सरकार को जीएसटी से कितनी प्रतिशत आय प्राप्त होती है? 18%। जीएसटी से और कॉर्पोरेट टैक्स से गवर्नमेंट को 18% आय प्राप्त होती है। पहले कॉर्पोरेट टैक्स से गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा आय प्राप्त होती थी, पर अभी देखिए हाल ही में गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स की दर को देखिए थोड़ा कम कर दिया है। इसकी वजह से जीएसटी और कॉर्पोरेट टैक्स देखिए बिल्कुल लेवल पर आ गए हैं। भारत सरकार का सबसे अधिक खर्च किस क्षेत्र में होता है? भारत सरकार का सबसे ज़्यादा खर्च जो होता है वो कहाँ पर होता है? हमने डिस्कस करा था। जो केंद्र सरकार के पास टैक्स और ड्यूटीज़ का पैसा आता है वो देखिए उसमें राज्यों का भी हिस्सा होता है, तो राज्यों को देना पड़ता है वो। तो टैक्स और ड्यूटीज़ में राज्यों का हिस्सा, वहाँ पर देखिए केंद्र सरकार का सबसे ज़्यादा पैसा जाता है। ठीक है, 20% के आसपास यहाँ पर पैसा जाता है। बजट 2020-21 के अनुसार बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस को 1 लाख से बढ़ाकर कितना किया गया? 1 लाख से देखिए बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 5 लाख कर दिया गया। भारत सरकार ने बजट के दौरान किस टैक्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया? एलटीसीजी टैक्स, इसमें देखिए कोई बदलाव नहीं किया गया। एसटीसीजी में भी कोई बदलाव नहीं किया गया। डीडीटी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को देखिए पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। सी आंसर। बजट के दौरान भारत सरकार ने किस सरकारी बैंक से अपनी पूरी हिस्सेदारी खत्म करने की घोषणा की है? किस सरकारी बैंक से? देखिए आईडीबीआई बैंक में गवर्नमेंट की 46.46% की हिस्सेदारी है, जिसे भारत सरकार ने देखिए बेचने का फैसला किया है। तो अपनी हिस्सेदारी पूरी खत्म कर देगी आईडीबीआई बैंक में से। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सरकार के द्वारा वैकल्पिक तौर पर दी गई नई इनकम टैक्स स्लैब के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? 5 लाख से देखिए 7.5 लाख तक की सालाना इनकम पर 10% टैक्स लगेगा, बिल्कुल सही। 7.5 लाख से 10 लाख तक की सालाना इनकम पर 15% टैक्स लगेगा, बिल्कुल सही। 10 लाख से 12.5 लाख तक की सालाना इनकम पर देखिए 20% टैक्स लगेगा, यह भी बिल्कुल सही है। 12.5 लाख से ऊपर सालाना इनकम पर 30% टैक्स लगेगा, ये गलत है। डी आंसर यहाँ पर गलत है। 12.5 लाख से लेकर 15 लाख तक की सालाना इनकम पर 25% टैक्स, और 15 लाख से ऊपर अगर किसी की सालाना इनकम है उस पर 30% टैक्स जो है वो लगेगा। ये जो है वो नई इनकम टैक्स स्लैब है, हमने अच्छे से डिस्कस करी, तो यहाँ पर डी वाला जो ऑप्शन है वो गलत होगा। वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट में रक्षा बजट रखा गया। रक्षा बजट देखिए इस बार कितना रखा गया? 3.37 लाख करोड़ रुपीज़। बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 6% की वृद्धि देखने को मिली है पिछली बार से। पिछली बार देखिए 3.18 लाख करोड़ रुपीज़ जो है वो रक्षा बजट रखा गया था, इस बार 3.37। भारत सरकार ने डायरेक्ट टैक्स पेयर से जुड़े विवादों को निपटाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? टैक्स विवादों को निपटाने के लिए सरकार ने देखिए विवाद से विश्वास योजना जो है वो शुरू करी है। ये आंसर। सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए एमएसएमई कारोबारियों के लिए ऑडिट थ्रेशोल्ड को 1 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 1 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 5 करोड़ कर दिया गया है। हमने अच्छे से डिस्कस करा था इसको पूरा। वर्ष 2014 से 2019 तक भारत की औसत जीडीपी ग्रोथ कितनी रही है? तो सरकार ने देखिए बजट के दौरान इसकी बात करी। 2014 से 2019 तक भारत की औसत एवरेज जीडीपी ग्रोथ जो है वो 7.4% रही है। बी आंसर। पीएम किसान योजना को बजट 2020-21 में कितने करोड़ का आवंटन किया गया? तो पीएम किसान योजना को बजट 2020-21 में 75,000 करोड़ का आवंटन जो है वो किया गया है। भारत की पहली महिला जिसने लोकसभा में बजट प्रस्तुत किया, तो पहली महिला कौन है जिसने बजट प्रस्तुत किया? वो है इंदिरा गांधी। ठीक है, सेकंड नंबर पर आती है निर्मला सीतारमण। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने रखा था? स्वतंत्र भारत का देखिए पहला बजट जो है वो किसने रखा था? आर के शेट्टी ने रखा था। ये स्वतंत्र भारत का। अगर गणतंत्र भारत का पहले बजट की बात करें, तो 1950 में किसने रखा था? जॉन मथाई ने रखा था।
तो ये दोनों को लेकर देखिए कंफ्यूज मत होइएगा। स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है आर.के. शेट्टी ने रखा था। निम्न में से किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में शामिल किया गया? तो देखिए 2017-18 वर्ष में रेल बजट को आम बजट में शामिल कर लिया गया था। तो बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। बजट एक लेख पत्र है। ये देखिए एसएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से। बजट एक लेख पत्र है सरकार की राजकोषीय नीति का एक लेख पत्र होता है बजट। सी आंसर। अब तक का सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड जो है वो किसके पास है? ध्यान रखिएगा, मोरारजी देसाई के पास है। मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट जो है वो पेश किया है। इसके बाद देखिए सेकंड नंबर पर आते हैं पी चिदम्बरम। तो ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारा टेस्ट वाला सेक्शन कंप्लीट होता है। आई होप बड़ी आसानी से आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। अगर देखिए आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो क्रेजी जीके ट्रिक का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर हमने ऑप्शन दे रखा है, वहाँ से देखिए पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये मेहनत काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।